पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें आज खासतौर से हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण को लेकर। आज मौका है पर्यावरण दिवस का, और खासतौर से जब पर्यावरण के कारकों की हम बात करते हैं, पानी की बात की जाए, मिट्टी की बात की जाए, हवा की बात करें, ये तीनों ऐसे कारक हैं जो कि सीधे तौर पर जुड़े हैं हमारी कृषि से भी। आज के समय की जो कृषि है उसमें बदलाव हम देखते हैं, क्योंकि इसमें खासतौर से हर मेड़ पर जो पेड़ हैं वो नजर आते हैं। पॉपुलर के नहीं, पपीते के पेड़ आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, और उसके साथ साथ जो दूसरी फसलें हैं उनकी खेती की जाती है। तालाब आपको नजर आ जाएगा, और ये सब एक प्रणाली के तहत किया जा रहा है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको फायदा मिल सके। किस तरीके से अगर देखा जाए, प्रकृति का एक वरदान है कृषि, लेकिन बीच के सालों में हमने देखा ये कहीं ना कहीं एक अभिशाप की तरफ चलने लगा। दोहन बहुत ज्यादा किया गया, जिसका नुकसान ना सिर्फ मिट्टी को हुआ, पानी को हुआ, हवा को हुआ, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ पर्यावरण को। लेकिन अब आवश्यकता है कि इसमें क्या विकल्प हमारे पास है, कैसे इसमें हम सुधार ला सकते हैं। और तभी हमारे सामने कई ऐसे विकल्प आते हैं, फिर चाहे हम एकीकृत कृषि प्रणाली की बात करें, या फिर खासतौर से बात की जाए जैव विविधता की। तमाम ऐसे विकल्प हैं, कृषि वानिकी उनमें से एक है। इनके बारे में आज हम यहाँ आपको जानकारी देंगे, और साथ ही जो नेचुरल फार्मिंग है, जो प्राकृतिक खेती है, क्या वो भी एक बेहतर विकल्प है पर्यावरण संरक्षण के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया था कि लगातार हमारे कई संस्थान हैं जो इस विषय पर काम भी कर रहे हैं, और खासतौर से आईसीआर के संस्थान IIFSR मोदीपुरम मेरठ की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा संस्थान है जो लगातार हमारे जो किसान हैं उनको बता रहा है कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल जो हैं हम आज के समय की ना सिर्फ मांग है बल्कि बेहद ज़रूरी हैं। तभी जो हमारे सामने कई चुनौतियाँ हैं पर्यावरण की, जब जिस तरीके की हम तमाम चुनौतियों को लेकर चल रहे हैं, उनका समाधान जो है यहाँ पे नज़र हमें आता है। और यही किसान हैं जो लगातार इस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, और इसी संस्थान के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर PC घसाल जी, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर PC घसाल जी। धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब आज के समय में हम खेती की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खेती इस तरह की हो गई है कि इससे नुकसान भी हमने देखा है, और आमतौर पर शायद हर कोई यही कहता है कि खेती से नुकसान नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि फिर चाहे मिट्टी की बात की जाए, पानी की हम बात करें, हवा की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं एक प्रदूषण जो है इसके जरिए हो रहा है। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप कि खेती देखो हमारे जीवन का आधार है, हमें खेती पे तो निर्भर रहना ही है। और अगर बात करें कि अगर खेती के फ़ायदे बहुत है, हम सभी जानते हैं कि खेती के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर खेती को सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसके कई सारे हमें दुष्परिणाम भी मिलते हैं। उन्हीं दुष्परिणामों में आप देखिए कि अगर हम देखें, अगर खेती के लिए हम कई तरह के फॉरेस्ट हैं, उनकी हमने एरिया कम कर दिया है, उनको काटना पड़ रहा है जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या वृद्धि है, और उसका नतीजा ये है कि अगर हम संसाधनों का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो हमें उनका अत्यधिक दोहन करना पड़ेगा, और वो हमारे मानव जाति के लिए हानिकारक है। इसी कड़ी में आप देखे होंगे कि अगर हम फसल अवशेषों की बात करें, जितने हमारे फसल अवशेष हम एक साल में जो जितने हमारे पैदा होते हैं, उसमें से 15 से 20% हम जला देते हैं, जो कि जिसका कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, और उसका दुष्परिणाम ही है पर्यावरण में। जैसे अगर आप देखेंगे तो वायु प्रदूषण उसमें है, और अगर हम मिट्टी की बात करें तो जो बहुत सारे हम जो पोषक तत्व हैं जो हम हमारी मिट्टी में ऐड कर सकते थे, वो हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, और जो हमारी बायोलॉजिकल जो है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा में, वो उनकी संख्या भी हम काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
लेकिन ये तो एक वैज्ञानिक नजरिया हो गया। एक आम इंसान के लिए जरूरी होता है कि क्या खेती के जरिए जो प्रदूषण की हम बात करते हैं या पर्यावरण के लिए किस तरीके से वो नुकसानदायक हो सकता है। हमने देखा कि हरित क्रांति के बाद कहीं ना कहीं जो खाद्य सुरक्षा है वो तो हमने सुनिश्चित कर ली। गेहूं के उत्पादन की हम बात करें या धान के उत्पादन की बात की जाए तो लगातार रिकॉर्ड उपज जो है वो हमारे सामने आती है। लेकिन इन रिकॉर्ड उपज के पीछे कहीं ना कहीं एक खतरा भी आपको नजर आता है, क्योंकि लगातार जैव विविधता को भी अब हमें देखना है और उसके साथ साथ चुनौती ये भी है कि कैसे हम अपनी जो प्रकृति है इसका ख्याल रख पाएंगे। अगर एक ही तरह की हम फसल लगा रहे हैं, एक ही तरह की प्रजाति की हम किस्में लगा रहे हैं, तो कई बार हमें बीमारियां और कीड़े हैं उनका काफी ज्यादा प्रकोप होता है। अगर आप अभी बात करेंगे, अगर जैसे गन्ने की बात करें, मेरठ एक गन्ने वाला बेल्ट है, इसमें अभी गन्ने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एक ही तरह की हमने वैरायटी इसमें लगाई है। गन्ने की मुख्यतः एक ही फसल वो वैरायटी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा अभी अगर पायरेला की हम बात करें, इस सीजन में पायरेला की है, सूट बोरर है या रेड रोट है। बीमारियां जो हैं वो कई तरह की हो गई हैं। लेकिन अगर हम समस्याओं पे जो खेती से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि अगर कीट आया तो कीटनाशक हमने इस्तेमाल किया, खरपतवार आया खरपतवार नाशक हमने इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो रसायन के रूप में जो खाद है वो हमने अपनी मिट्टी को में दिया। इससे ना सिर्फ हमारी जो मृदा है वो लगातार हम उपज अब हमारे सामने है, किस तरीके से मिट्टी की जांच हमें करानी पड़ रही है। इस तरह की जो नीतियां हैं वो सरकार को बनानी पड़ी कि कम से कम मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच हम करा लें। ऐसी स्थिति हमारे सामने, ऐसी नौबत आई ही क्यों? सर देखिए, उस समय की हमारी ज़रूरत थी कि हमें पैदावार बढ़ानी थी, लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम जो भी हमारे संसाधन है, कीटनाशक है, उनका हम समेकित जो उपयोग है वो करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच पे हम रखें, तो उस तरह की हमें कोई समस्या नहीं आएगी। और आज के ज़माने में अगर आप देखें कि अगर हम कैसे भी, अगर हम जैसे अगर हम कृषि प्रणाली की बात करें, अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करें, अगर उसके मतलब जरिए से हम जाते हैं तो हमें ना तो कीड़े और बीमारियों की उतनी ज़्यादा समस्या आएगी और हमारी बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। आप क्योंकि जब हम फसल प्रणाली की बजाय हम कृषि प्रणाली पे जाते हैं तो हम किसी भी फसल के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। हम कई तरह के हम उसमें एंटरप्राइजेज होते हैं हमारे पास में, आपके पास में पेरेनियल टाइप के प्लांट्स होंगे, आपके पास में दूसरी फसलें होगी। क्या किसान इनको अपना रहे हैं, समझ रहे हैं? धीरे धीरे अब किसान वापस से उनको समझ आ गई है कि एक ही तरह की फसल या फसल प्रणाली लेने के बहुत ज़्यादा फायदे नहीं हो रहे हैं, प्रकृति के ऊपर भी उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। इवन उतनी ही हमें उत्पादकता लेने के लिए बहुत ज़्यादा हमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ रहा है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसकी तरफ हमें रुख करना होगा। और खासतौर से डॉक्टर साहब अगर देखा जाए, जैसा इन्होंने भी कहा कि जो मशीनें हैं, कहीं ना कहीं मशीनीकरण जो हुआ है वो भी एक वजह हम मान सकते हैं। सर देखिए, मशीनीकरण आज के युग में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अभी भी सिर्फ मज़दूरों पे या सिर्फ उस तरह से मैनुअल खेती पे हम नहीं रह सकते, क्योंकि अभी आपको पता है कि अगर मैनुअल खेती करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें प्रोडक्शन में आ रहा है। और मशीनीकरण की इस तरह से आप देखिए कि जहाँ पे आजकल आपको पता होगा कि जो संरक्षित खेती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में बहुत अच्छी किस्म की मशीनरी होगी हमारे पास में, और मशीनरी अगर अच्छी होगी तभी हम जो हमारे फसल अवशेष है उनको भी हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो मशीनरी का ऐसा है, अगर हम अच्छे से उपयोग करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, नुकसान काफ़ी हद तक कम है मशीनरी। लेकिन जब हम पर्यावरण पे फोकस कर रहे हैं तो ऐसे में जो इंटीग्रेटेड मॉडल हैं वो किस तरीके से मदद करता है, ना सिर्फ खेती के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी? यहाँ भी हम देख पा रहे हैं जो इंटीग्रेटेड मॉडल लगाए हैं, कैसे इसका लाभ मिलता है? सर देखिए, हमारा जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत ये है कि हमें मिनिमम 33% एरिया हमारा फॉरेस्ट में या ग्रीन कवर में होना चाहिए। तो उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें हम कई तरह के पौधे लेते हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने बाउंड्री के ऊपर बहुत सारे बाउंड्री प्लांटेशन ले रखे हैं, तो हम उनका हम फ़ायदा ले सकते हैं। हम कई तरह के ऑर्चार्ड इसमें लेते हैं, कई तरह के जो है ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ये जो हम पेरेनियल टाइप की प्लांटेशन यहाँ पे रखते हैं, तो कई तरह की बायोडाइवर्सिटी को भी ये एनरिच करता है। कई तरह के क्या जो हमारे किसान, अक्सर हम देखते हैं कि जो पॉपुलर वगैरह हैं वो तो अपनी मेड़ पर लगा लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात पे जोर दिया कि हर मेड़ पर पेड़ लगा होना चाहिए, लेकिन क्या वो पेड़ फलदार भी हो सकता है? बिल्कुल, जब तक अगर हमारे पौधे अगर किसान को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देंगे तब तक वो किसान उन्हें नहीं लगाएंगे।
आप देखेंगे कि हम हमेशा बाउंड्री प्लांटेशन पे फलदार पौधों की ही बात करते हैं। नीचे वाली लेयर में हम करौंदा की बात करते हैं। तो करौंदा एक तरह से जो वाइल्ड एनिमल है, जो हमारे जंगली जानवर है, उनसे भी हमें रक्षा करता है, फसल को बचाता है। साथ में हम उससे कुछ बड़े फसल के पौधे ले सकते हैं या पेड़ ले सकते हैं, जैसे कटहल ले सकते हैं, बील पत्थर हम ले रहे हैं यहाँ पे, हम अमरूद के पौधे यहाँ पे ले रहे हैं। तो जो एरिया किसान को बहुत ज़्यादा, जैसे बाउंड्री वाला एरिया बहुत ज़्यादा काम में नहीं आ पाता है, तो उसको भी वो प्रोडक्टिव कर सकता है और उससे भी वो मुनाफा बढ़ा सकता है। फिलहाल डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो ये तो यहाँ जानकारी ली हमने कि देखिए कौन सी अलग अलग फसलें हमारे पास हैं जिसके जरिए हम इको फ्रेंडली जो बात कर रहे हैं या पर्यावरण के लिहाज से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो कृषि है वो लगातार आगे बढ़ रही है और हम भी यहाँ आगे बढ़ रहे हैं कृषि दर्शन में। अब हम चलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ, यानी कृषि वानिकी की अगर बात की जाए किस तरीके से ये काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है, ये देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। आज हम खासतौर से बात कर रहे हैं, आज मौका है पर्यावरण दिवस का और उसी पर कृषि दर्शन में हमारी एक खास पेशकश आप देख भी रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि किस तरीके से अलग अलग फसलें और उनके विकल्प हमारे पास हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कैसे हम खेती कर सकते हैं। और उसी में अब एक जो बेहतर विकल्प समझ में आता है वो है कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री का। और आपको बता दें IIFSRI के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर निर्मल, वो हमारे साथ हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर निर्मल। यहाँ सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी इसमें हमारे वृक्ष हैं या पौधे हैं जिनको हम ले सकते हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पौधे और वृक्ष हैं जिन्हें हम किसान भाई ले सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पॉपुलर हम मुख्यतः देखते ही हैं इस रास्ते में। पर पॉपुलर के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे शीशम है, सागून है, सहजन के हैं, और कुछ पौधे कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हमारे लिए चारे के लिए भी काम आते हैं, शहतूत है और हमारा ये सूबबूल वगैरह के पेड़ हैं। इसमें ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस ये हमको देखना है कि हमारा उसमें मकसद क्या है, हम किस कारण उस पेड़ को लगाना चाहते हैं। अगर हम लकड़ी चाहते हैं उससे, या हम उससे चारा चाहते हैं, या उससे हम बाकी सर्विसेज हम अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए उन पेड़ों को लगाना चाहते हैं। जी, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि पॉपुलर हमारे पास विकल्प है, शीशम का भी है, लेकिन क्या सिर्फ इनके जरिए जो फलदार वृक्ष हैं, जैसा हम देख भी रहे हैं यहाँ पे आम का बगीचा हमने देखा, अमरूद का बगीचा हम देख पा रहे हैं, तो इनके साथ भी क्या जो किसान हैं आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ये तो हमारे परंपरागत खेती में चलते आ ही रहे हैं। इसमें जो फल वाले पेड़ हैं और आम, अमरूद, ये सब पेड़ हैं। लेकिन कृषि वानिकी में जो पेड़ हैं जिनको हम उतना फल का उसमें नहीं लेते, जैसे कटहल हो गया और आंवला हो गया, जो क्षारीय भूमि, जो ख़राब भूमि है उसमें भी वो आसानी से आ जाते हैं, वो ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जिन्हें वो ले सकते हैं। जी, और किसान हम देखते हैं कभी कभी जो बेर का पेड़ लगा लेते हैं, पपीते के भी जो पौधे हैं वो लगा रहे हैं, वो भी काफ़ी बेहतर। हाँ, वो ऐसे पेड़ हैं जो उन जगहों में वो लगा सकते हैं जहाँ पे उनको जैसे अपने खेतों के चारों तरफ में बाउंड्री करना है, उससे वो अपने जैसे करौंदे से अपने
खेत को बचाना चाहते हैं जानवरों से या फिर अपने उससे दूसरे चीज़ें उसके जो अचार बनते हैं और सब चीज़ें भी मिलती हैं हमको। उसके अलावा पपीते के पेड़ भी ऐसे ही एक है जिससे वो ना तो वो ज़्यादा जगह लेता है ना वो इतना रिसोर्सेज लेता है और किसान का खेती में भी वो इतना तकलीफ़ नहीं करता। जो कंसर्न जो रहता है किसान भाइयों का पेड़ लगाने से कि वो हमारे खेती में वो नुकसान करेगा और वो हमारे खेती को थोड़ा कम करेगा, लेकिन इसका थोड़ा इंटर इफेक्ट जैसे बोलते हैं जिसको हम अपनी भाषा में, वो होता है। लेकिन अलग अलग धारणाएं फिर भी नजर आती हैं। लेकिन जब हम पर्यावरण के लिहाज से देखते हैं, अभी हम देख पा रहे हैं चारों तरफ बहुत ही हमारे हरियाली है और इस हरियाली को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में खेती के जरिए हमने देखा है कितना नुकसान जो है वो मिट्टी को पहुंच रहा है, पानी हमारा प्रदूषित हो रहा है, वायु हमारी प्रदूषित हो रही है। ऐसे में ये जो हरियाली है कैसे बरकरार रहेगी और जो हमारा पर्यावरण है वो कैसे हरा भरा रह सकता है? अभी ये कार्यक्रम जैसे हम कर रहे हैं 5 जून का पर्यावरण दिवस को अपने ध्यान में रखते हुए, जो ये है, ये वैसे तो संयुक्त राष्ट्र का इनिशिएटिव है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाना, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 1 नवंबर 2021 को ये एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके प्रकृति के लिए, उसको जैव संरक्षण के लिए अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए हम लोगों को आह्वान किया है। तो उसके लिए हम अपने आप को जागरूक करने की एक हमारे समाज में और हमारे किसान भाइयों में भी वो एक मानसिकता शहर की तरफ में वो बढ़ रही है, क्योंकि हम देखते हैं अब समस्या ये नहीं रही कि हमारे पास में खाने के लिए खाना नहीं है या वो चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे पास में अब पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य प्राइमरी हो गया है। लेकिन एक किसान जो है वो कैसे इस बात को समझ सकता है कि हम प्रकृति के साथ अपनी जो जीवन शैली है कैसे उसमें बदलाव लाएं, कैसे अपनी प्रकृति को हम कुछ दे सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है और उसके जब हम देखते हैं कि हमने वापसी में क्या दिया, तो शायद प्रकृति के लिए चुनौतियां ही हैं, उसके लिए सकारात्मक जो है वो काफ़ी हमें कम नज़र आती हैं। इसमें हम अपनी तरफ से जितने कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई, और जितना उनको हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं वो उसके ऊपर बात है ना। हमारे किसान को प्रोत्साहन मिलता है कि वो कहाँ से उसका जीवन यापन होगा। अब पहले ये था कि वो जब तक वो रासायनिक खेती नहीं करेगा तब तक उसको उन चीज़ों का उसमें से उसको वो लाभ नहीं कमा सकता, लेकिन अभी ये है कि अभी उसको अन्य ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उसको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरफ जा रहा है और वो इस तरफ आकर्षित हो रहा है, खुद देख रहा है और खुद अपने घर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। हमने आगे भी हम किसानों से बात करेंगे तो वो देखेंगे कि वो अपने घर के लिए जो खाना उगाते हैं कोशिश करते हैं उसमें वो रसायन ना डालें। फिलहाल डॉक्टर निर्मल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ तो हमें डॉक्टर निर्मल ने बताया कि कैसे एक निर्मलता जो है वो पर्यावरण में हमें नजर आ सकती है, लेकिन अब आवश्यकता यही है कि कैसे बदलाव आ सकता है। और हम शायद उम्मीद करते हैं कि जो बदलाव है वो सामने से आए, लेकिन बदलाव की जो शुरुआत है वो हमें खुद से ही करनी होगी। और इसी कड़ी में जो हमारे किसान हैं वो लगातार बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो रुक करेंगे हमारे जो किसान हैं उनका भी, उनसे जानेंगे वो क्या किस तरीके से देखते हैं पर्यावरण को जब संरक्षण की बात हम करते हैं, और क्या वाकई प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जो है इसमें कारगर साबित हो रही है। ये सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में।
आज आप देख रहे हैं पर्यावरण दिवस पर हमारी एक खास पेशकश कि कैसे जो प्रकृति का वरदान है कृषि, वो लगातार उसमें किस तरह का बदलाव आया और एक समय पे किसान को शायद ये भी लगा कहीं ये उसके लिए अभिशाप ना बन जाए, लेकिन किस तरह के फायदे जो हैं वो अब किसान खेती के जरिए ले रहे हैं और क्या फायदा वो पर्यावरण को भी पहुंचा रहे हैं, किस तरह के फायदे हैं। एक किसान यहाँ पर हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। मैं चाहूँगा पहले अपना नाम आप बता दें। नमस्ते जी, मेरा नाम है सत्यदेव आर्य जी और मेरा निवास स्थान है गांव दादरी मंडोरा, जी जिला मेरठ में ये स्थित है। जी और मैं आप यहाँ किस तरह कौन सी जानकारी लेना है, किस तरह की जानकारी आपके लिए आप यहाँ आए हैं? मैं आज IIFSR में आया हुआ हूँ, जो यहाँ पे एक हरे चारे की समस्या हर किसान के पास है और हरा चारे के लिए यहाँ पे एक CO5 करके इनके पास एक वैरायटी हरे चारे की, मैं उसी की जानकारी लेने आया था। साथ ही मैंने बीज भी ले लिया है और साथ ही मैं इस बागबानी की भी और जानकारी ले रहा था ताकि मैं अपने खेतों के मेढ़ों पे और चारों तरफ कई स्तर पे ऐसी बागवानी कर सकूं जो मुझे फल भी दें और साथ ही कीट प्रबंधन में मेरा सहयोग करें। बिल्कुल आर्य जी, लेकिन अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि कैसे जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, कृषि वानिकी है, जो मेड़ पे पेड़ हम लगाते हैं वो काफी फायदा जो है वो दे सकती है हमारे पर्यावरण को और दे भी रही है। आप क्या सोचते हैं, कौन से ऐसी आपको लगता है कि जो खेती है किस तरह की है, क्या उससे किसी तरह का नुकसान भी आपको लगता है खेती से हुआ है? देखिए श्रीमान, जिस तरह से 70 के या 60 के दशक के बाद हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र पे साथ ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पे जो निर्भरता किसान की बढ़ी है, विशेषकर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें किसान को फसलों के सही उत्पादन तो मिला लेकिन वो घाटे का सौदा रहा। उसका कारण ये रहा कि बाजार पे निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अगर किसी कीट प्रबंधन के लिए भी उसको बाजार में जाके कीटनाशक लाना पड़ता है जो सामान्यतः बहुत महंगा मिलता है और उसकी जो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर आती है, अगर उसका अनुमान लगा के देखे तो हो सकता है उसे 1/3 बचत हो जी। और वो 1/3 बचत पुनः उसको अगली फसल के लिए फिर से संजोई जाती है, तो उसके खुद के स्वयं के उपभोग के लिए बहुत न्यूनतम पैसा बचता है। इसलिए ये खेती पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बाजार पर निर्भरता बढ़ती चली गई, किसान के लिए खेती घाटे का सौदा होती चली गई। लेकिन घाटे का सौदा जैसे आप बता रहे हैं, यानी लागत हमारी बढ़ गई है, मुनाफा कम है, लेकिन जो हमारी प्रकृति है, जो पर्यावरण है, आपको लगता है कि इसकी वजह से कुछ वहां भी नुकसान हुआ है? बिल्कुल 100% नुकसान हुआ है। मैं उदाहरण स्वरूप आपको देता हूँ। सामान्यतः हर खेत के मेड़ पे 1 से 2 पेड़ होते थे, चाहे वो आम के हों, अमरूद के हों, जामुन के हों, यहाँ तक कि शीशम भी बहुत थी। लेकिन जिस प्रकार से कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने के बाद कीट के अंदर उन कीटनाशियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, तो उन्होंने फसल को छोड़ के पेड़ों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जो फलदार पेड़ थे, छायादार पेड़ थे, जो प्रबंधन करते थे चारों तरफ, आज के समय में आप देखोगे जो प्रतिशतता है पेड़ों की खेतों के बीच में, किसान के खेतों के बीच में, वो घटती जा रही दिन प्रतिदिन। तो आप नहीं करते रसायन का प्रयोग या कीटनाशी का प्रयोग? देखिए, हम पिछले 4 वर्षों से गो आधारित प्राकृतिक कृषि करते हैं। प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं? जी, 4 वर्षों से जहर मुक्त प्राकृतिक कृषि करते हैं, जिसमें हमारी 5 मुख्य फसल हैं: गन्ना, गेहूं, धान, जौ, सरसों। ये लेकिन प्राकृतिक खेती में अगर मुनाफे की बात कही जाती है, कई किसानों की राय हो जाती है कि उसमें इतना लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। क्या इस पे आपको लगता है कि एक लाभ किस तरह का इसमें है? देखिए, यहीं पे हमें समझना होगा कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन एडवांस सोशल मीडिया का यूज़ सब लोग प्रयोग करते जा रहे हैं, हमें उसका सही सदुपयोग करना है। जैसे मेरा प्राकृतिक उत्पाद, मैं अपने ब्रांड से मैं उसकी पैकिंग करता हूँ अच्छे से, और पैकिंग करने के बाद उन लोगों तक पहुँचता हूँ जो वास्तव में जहर मुक्त उत्पाद लेना पसंद करते हैं जी। और मैं उन तक अपना गुड़ शक्कर, अपना चावल, अपना गेहूं, अपना सरसों का तेल, ये सब पहुंचाता हूं। और जब बात आती है कि उत्पादन, निस्संदेह शुरुआत में इसका उत्पादन घटेगा, लेकिन बाजार में जब आप पैकिंग करके पहुंचाएंगे तो उसका दाम आपको इतना मिल जाएगा कि वो केमिकल फार्मिंग से कहीं भी किसी भी स्तर पर कम नहीं होगा। देखिए, इसमें आपका लाभ तो हुआ, प्रकृति को क्या लाभ मिल पाएगा? प्रकृति ने ही मुझे लाभ दिया। जी।
सही बात यह है, जो मुझे अगर लाभ मिल रहा है तो वो प्रकृति की ही देन है। कहा यही जाता है कि जो सत्य है, जो अटल सत्य है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। और जैसे कि हमारे साथ जो भी किसान जुड़े उन्होंने भी बताया कितना लाभ इसके जरिए हमें मिलता है। लेकिन आज के समय में जब हम बात करें कि कैसे एक सस्टेनेबल यानी सतत विकास जो है कृषि में उसकी आवश्यकता है, इसके साथ साथ जब इको फ्रेंडली खेती की हम बात कर रहे हैं और ये जो कृषि है, जो प्रकृति का वरदान है, ये कैसे हमारे लिए और लाभकारी हो सकता है, इस पर अब हमें ध्यान देना होगा। और इसके लिए जो विकल्प हैं, किसान बेहतर तरीके से उन्हें जानते हैं। फिर चाहे प्राकृतिक खेती की बात की जाए, कृषि वानिकी की बात की जाए, या इंटीग्रेटेड अप्रोच हम अपनाएं, यानी कैसे जो किसान है वो इन सब दिशाओं में उसको आगे बढ़ना होगा। अपना लाभ शायद किसान नहीं सोचता, किसान लाभ सोचता है तो अपनी धरा का, इस पृथ्वी का, इस माटी का, जिसे हम माँ मानते हैं। और तभी जाकर हम कह सकते हैं कि जब ये पूरी प्रणाली जो है, पूरा सिस्टम जो है, जब ये तैयार किया जाता है तो उसका और भी लाभ आने वाले समय में मिल सकेगा। और सबसे बड़ा लाभ जो है शायद वो हमारे इस एनवायरनमेंट को मिलेगा, पर्यावरण को मिलेगा, जिसके जरिए लगातार हमारे जो किसान हैं इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।